हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो इस वीडियो में हम आपका क्लास 9th का ये जो हिंदी का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ है, तो इस क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ये इवनिंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चे जो अपना एग्जाम देकर आए हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको ये पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर उन्होंने एग्जाम में सही किया है और किस में उनकी मिस्टेक हुई है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1 खंड क का, इसमें हमें ये गद्यांश दिया गया था। इस गद्यांश को सबसे पहले हमें पढ़ना है। हम विज्ञान और तकनीकी के समय में रह रहे हैं। हम सभी का जीवन वैज्ञानिक आविष्कारों और आधुनिक समय की तकनीकों पर निर्भर है। इसी तरह से ये पूरा हमारा गद्यांश दिया था। इसके आधार पर देखो ये रहा पहला क्वेश्चन। इसमें कथन दिया है, आज के समय में आधुनिक तकनीकी के बिना हमारा जीवन भी संभव नहीं है। बिल्कुल सही है। एंड कारण है कि जीवन और प्रौद्योगिकी ने लोगों के जीवन को, यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने लोगों के जीवन को आसान, सरल और तेज बनाया है। ये भी सही है। और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी है, इसीलिए इसका हमारा ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि देश के विकास और समृद्धि के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? विज्ञान की, धार्मिक आडंबरों की नहीं, प्रौद्योगिकी की, वैज्ञानिक बहिष्कार की नहीं। यानी कि पहला और तीसरा हमारा सही है, तो ये रहा बी ऑप्शन में। ठीक है, यानी इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, इसमें मिलान करना था। बुनियादी ढांचा का सड़क निर्माण से, ऊर्जा निर्माण का सौर प्रकाश एंड सूचना प्रौद्योगिकी का इंटरनेट। तो पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला, ये रहा हमारा बी ऑप्शन में। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा घ, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन, आधुनिक उपकरणों की खोज से मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो देखो इसका आंसर जो है आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। गद्यांश में हमारा इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा कि इसने जीवन को आसान, सरल और तेज बना दिया है, ये हमें लिखना था। एंड इसके बाद यहाँ से जीवन के हर एक क्षेत्र को सही ढंग से संचालित करने और लगभग सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए आधुनिक उपकरणों की खोज की गई है। तो ये आपको फोर्थ क्वेश्चन के आंसर में लिखना था। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा हमारा, मनुष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ चलना आवश्यक क्यों है। तो देखो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा कि देश के उचित विकास और समृद्धि के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ चलना बहुत आवश्यक है, ये हमें लिखना था इसके आंसर में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें देखो ये हमें काव्यांश दिया गया था, इसको सबसे पहले अच्छे से केयरफुली रीड करना था, बाकी का ये रहा। और इसके आधार पर ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, काव्यांश में अक्षर बनते चिंगारी से क्या आशय है। तो इसका हमारा हो जाएगा क्रांतिकारी विचारों का उदय, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि काव्यांश का मुख्य संदेश क्या है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें हमारा तलवार की अपेक्षा कलम की श्रेष्ठता, ये बिल्कुल सही है। यानी कि इसमें हमारा जो आंसर है ना वो ये हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा। यानी कि इसमें ये भी सही है, ये वाला भी सही है और ये भी सही है। कलम की अपेक्षा तलवार की श्रेष्ठता, ये बिल्कुल गलत था। पहला, तीसरा और चौथा हमारा सही था। ठीक है, तो इसीलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, कथन ये रहा, कलम भाव जगाने वाली देश की बड़ी शक्ति है, ये सही है। एंड कलम में नए और क्रांतिकारी विचारों को उत्पन्न करने की शक्ति होती है, ये भी सही है। और ये कारण इस कथन की सही व्याख्या है, इसीलिए इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ, कविता के अनुसार कलम की दो विशेषताएं लिखिए। तो दो विशेषताएं आपको लिखनी थी। एक तो ये हो जाएगा हमारा कि विचार व्यक्त करने की शक्ति होती है, दूसरा ये हो जाएगा कि राष्ट्रीय चेतना को जगाती है। ठीक है, जो मैंने आपको बोला वही इसका आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, कविता के अनुसार। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है कि आप कलम और तलवार में से किसका चयन करेंगे और क्यों। कोई दो कारण लिखिए। तो हम किसका चयन करेंगे? कलम का चयन करेंगे। क्यों? क्योंकि कलम चयन इसलिए हम करेंगे क्योंकि ये हमारा जो है विचारों की शक्ति प्रभावित होती है इससे। ठीक है, एंड इसके अलावा दूसरा रीज़न ये हो जाएगा कि ये हमारा अहिंसक रूप होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको इसके आंसर में लिखना था। इसके बाद खंड ख देखो, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमारा उपसर्ग और प्रत्यय वाले क्वेश्चंस थे। सबसे पहले देखो, परित्यक्त शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पहचान कर लिखना था। तो इसमें हमारा जो परि है ये हो जाएगा इसमें उपसर्ग। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, स्व उपसर्ग से निर्मित एक शब्द बताइए। तो जैसे कि ये हो जाएगा हमारा स्वराज। ठीक है, स्वराज हमारा हो जाएगा, इसमें स्व क्या है? उपसर्ग है। इसी तरह से थर्ड है कि निर्जन शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द पहचान कर लिखिए। तो निर्जन में हमारा जो जन है ना,
ये हो जाएगा मूल शब्द। इसी तरह से फोर्थ है कि नैसर्गिक शब्द में निहित प्रत्यय पहचान कर लिखिए। तो नैसर्गिक में हमारा जो प्रत्यय है वो हो जाएगा इक। एंड फिफ्थ है अनीय प्रत्यय से एक शब्द बनाइए। तो बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, जैसे कि वंदनीय, ठीक है, दयनीय, ये भी हो जाएगा। तो ये था इसका आंसर। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, इसमें समास वाले यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। तो देखो, पहला, पूजा पाठ समस्त पद का समास विग्रह लिखिए। तो पूजा पाठ का हमारा समस्त पद का समास विग्रह लिखने को बोला है। तो इसका क्या हो जाएगा, पूजा और पाठ, ठीक है, पूजा और पाठ, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि समास का विग्रह लिखने के लिए बोला गया था। एंड इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें हमारा है द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास इसमें हमारा है। सेकंड है कि रसोई घर शब्द में निहित समास का भेद लिखिए। तो रसोई घर का में कौन सा समास है इसमें हमारा, इसमें है तत्पुरुष समास, ठीक है। इसके बाद थर्ड है जिसका पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो वह समास क्या कहलाता है, तो वो हमारा कहलाता है द्विगु समास, ठीक है। एंड फोर्थ है कि कर्मधारय समास का एक उदाहरण लिखिए। तो कर्मधारय समास का एक उदाहरण हो जाएगा जैसे कि नीलकंठ। इसी तरह से फिफ्थ है यथा विधि शब्द में निहित समास का भेद लिखिए। तो इसमें हमारा है अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा फोर्थ का, जो फिफ्थ पार्ट है इसका। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इसमें हमारा क्या है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद वाले इसमें क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है, वाक्य भेद लिखने को बोला इसमें। तो इसमें हमारा है प्रश्नवाचक, ठीक है। इसके बाद सेकंड है सालिम अली तुम लौटोगे ना, वाक्य भेद बताना है। तो इसमें हमारा है इच्छावाचक, ठीक है। इसके बाद थर्ड है कि यदि वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती, वाक्य भेद बताइए। तो इसमें हमारा कौन सा है, इसमें हो जाएगा संकेतवाचक, ठीक है। इसके बाद फोर्थ है वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है, वाक्य भेद कौन सा है इसमें हमारा, बिल्कुल सिंपल सा है। तो इसीलिए इसमें हो जाएगा विधानवाचक। इसके बाद लास्ट है इसका फिफ्थ, आज्ञावाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ से चले जाओ या फिर यहाँ से जाओ, ठीक है, दरवाजा बंद कर दो, ये भी हो जाएगा, कई सारे हो सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इसमें अलंकार वाले क्वेश्चंस थे। तो देखो, पहला क्वेश्चन, काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, घटा घटा 2 बार आ गया, तो इसीलिए इसमें यमक अलंकार है। दोनों का मतलब यानी घटा और घटा का मतलब अलग अलग है, लेकिन वर्ड सेम है, तो इसीलिए यमक अलंकार। नेक्स्ट, यहाँ पर उर्वशी उर्वशी समान, उर्वशी उर्वशी, यानी कि इसमें भी क्या है, इसमें भी हमारा यमक अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर उर्वशी उर्वशी 2 बार आ गया, ठीक है। थर्ड है कि उन्हीं हरि का है आतंक। तो इसमें हमारा देखो श्लेष अलंकार हो जाएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें एक शब्द जो है, यहाँ पर जो एक शब्द है उसके अर्थ कई सारे हैं, तो इसीलिए इसमें श्लेष अलंकार हो गया। एंड अगला है तरनी तनुजा तट तमाल, त बार बार आ रहा है, इसीलिए इसमें हमारा कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। एंड लास्ट है कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो, यानी कि क इसमें देखो एक से ज़्यादा बार आ रहा है, इसीलिए इसमें भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हमारा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में यहाँ पर हमें ये गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़ना था। इसके आधार पर देखो पहला क्वेश्चन ये रहा, इस गद्यांश में तुम शब्द का संबोधन किसके लिए हुआ है, तो ये हुआ है प्रेमचंद के लिए, बी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, इस कथन में जूता प्रतीक है। तो जूता इसमें हमारा किसका प्रतीक है, तो ये हमारा शक्ति का और धन संपत्ति का, यानी कि पहला और चौथा ये रहा सी ऑप्शन में, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, कथन देखो ये रहा, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां निछावर होती है। तो कथन सही है, कारण है कि अब व्यक्ति की पहचान उसकी धन संपत्ति से हो रही है तथा लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण अपने मान सम्मान को भी त्याग रहे हैं, ठीक है, यानी कि कारण भी सही है और ये कारण कथन की सही व्याख्या है, इसीलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, लेखक को कौन सी बात सबसे ज़्यादा चुभ रही है, तो लेखक को जूते पर टोपियों का निछावर होना, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। एंड लास्ट है फिफ्थ, तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे, कथन से आशय है, क्या आशय है, प्रेमचंद ने
समृद्धि पाने की अपेक्षा लेखन की मर्यादा पर विशेष बल दिया, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर 25 से 30 शब्दों में करने थे, 4 थे, 4 में से 3 के आंसर करने हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन एंड इसके बाद ये रहा फोर्थ, कोई 3 करने थे, आप इसका आंसर कर लोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में काव्यांश दिया गया था, आपकी बुक का ही ये काव्यांश है। इसके आधार पर पहला क्वेश्चन ये रहा, ब्रिटिश राज का गहना किसे कहा गया है, तो हथकड़ियों को कहा गया है। एंड इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था इसमें हमारा, सेकंड क्वेश्चन इसको आप पढ़ लो, ये पूरा है, तो इसका आंसर ना हमारा ये था सी, 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन कथन ये रहा, कवि के लिए लोहे की हथकड़ियाँ गहनों के समान है, तो ये सही है। कारण कवि के अनुसार देश की आज़ादी के लिए बेड़ियों का बंधन गौरव की बात है, ये भी सही है। ठीक है, और ये कारण कथन की व्याख्या भी है, इसीलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, पंक्ति का आशय है, क्या आशय है, अंग्रेजों के अहंकार और अत्याचार को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और सहनशीलता से चूर करना, यानी कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट है हमारा ये, तो देखो इसमें बोला है उपयुक्त काव्यांश में किस भाव की प्रधानता है, सही विकल्प का चयन करें, तो इसमें हमारा राष्ट्र की स्वतंत्रता का एंड ब्रिटिश शासन की क्रूरता का और साहित्यिक व्यंग्य का। ठीक है, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1, 3 और 4 सही है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखो बोला है कि 4 प्रश्नों में से 3 के आंसर करने के 25 से 30 शब्दों में, तो ये रहे 2 क्वेश्चंस, इनको आप पढ़ के कर सकते हो अगर आप इन्वेस्टिगेटिव स्टूडेंट हो तो। एंड ये रहा थर्ड, ये रहा फोर्थ। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला है कि 3 प्रश्नों में से 2 के आंसर करने के लिए 50 से 60 शब्दों में, तो ये रहे 3 क्वेश्चंस, इनमें से किसी 2 के आंसर करने के लिए बोला गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 से रचनात्मक लेखन शुरू हो जाता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें अनुच्छेद लिखना था 120 शब्दों में लगभग, ये रहा पहला वाला टॉपिक, इसके बाद ये रहा सेकंड टॉपिक एंड इसके बाद ये रहा थर्ड टॉपिक, तीनों में से किसी एक पर आपको लिखना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, इसमें हमें बोला है 100 शब्दों में पत्र लिखने को, ये रहा आपका पत्र का टॉपिक, पत्र का जो विषय है वो यहाँ पर दे रखा है। एंड इसमें अथवा में भी दे रखा था, ये रहा अथवा वाला। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में देखो 100 शब्दों में ईमेल लेखन था, इसमें भी अथवा में दिया गया है, तो अथवा वाला क्वेश्चन 100 शब्दों में लघु कथा लिखने का था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा हमारा, इसमें 80 शब्दों में संवाद लेखन था और अथवा में भी इसमें भी था, तो इसमें 80 शब्दों में सूचना तैयार करने को कहा गया था। ठीक है, तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन है, यानी कि इवनिंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स में भी जो उनका क्वेश्चन पेपर होगा हिंदी का, उसमें भी 15 क्वेश्चंस ही आएंगे। ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको ये पेपर देखकर आइडिया मिल गया होगा। तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।